हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जनरल साइंस से फिजिक्स का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान और वर्ग मध्य मूल मान। रीट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ग मध्य मूल मान से पहले क्वेश्चन आया हुआ है। औसत मान मैं आपको वैसे बता चुका हूँ। एक पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। फिर भी अपने इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि 0 कैसे होता है। बाकी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार रिपीट कर लें। अपने पूर्ण चक्र क्या था? धारा और कोणीय विस्थापन के बीच जो विभिन्न कोणों के मान थे, ये कोणीय विस्थापन हो गया और ये धारा हो गई I। इसके बीच जो हमने आलेख बनाया था, तो वो धारा जो है वो इस तरह से प्राप्त होती है। तो यहाँ इस बिंदु पर ये पूर्ण चक्र हो जाता है। तो आधे चक्र में धारा का मान धनात्मक रहता है, आधे चक्र में धारा का मान ऋणात्मक रहता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक को जब जोड़ा जाता है, तो जब औसत हम निकालेंगे तो पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिससे रिजल्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ। तो माना यहाँ समय जो है वो t समय और एक t समय लगा है, और एक पूर्ण चक्र में लगने वाला समय जो है वो आवर्तकाल कहलाता है, और आवर्तकाल को कैपिटल T से लिखा जाता है। तो ये आवर्तकाल है, यहाँ तक कैपिटल T टाइम जो है वो लगा है, यानी आवर्तकाल एक पूर्ण चक्र में लगने वाला समय, आवर्तकाल। अब आवर्तकाल का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। आवर्तकाल का सूत्र कि आवर्तकाल जो है एक पूर्ण चक्र में लगने वाला समय है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कोणीय वेग का, वो क्लियर कर लें। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, और एक पूर्ण चक्र में लगने वाला समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। और पूर्ण चक्र में जो कोणीय विस्थापन हुआ है यहाँ, ये 2 पाई, ये 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये 3 π/2 था, और ये 2 पाई था। तो यहाँ जो कोणीय विस्थापन हुआ है, वापिस देख लें। कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो अगर मैं आवर्तकाल की बात करूं तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। एक पूर्ण चक्र में जो कोणीय विस्थापन होता है वो 2 पाई होता है, और समय जो होता है वो आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल अगर मैं निकालूं, t बराबर मैं निकालूं, तो ये आएगा 2 पाई/ओमेगा। अब किताबों में आवर्तकाल का सूत्र दिया होता है 2 पाई/ओमेगा। वो आया कैसे, वो आपके सामने है। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, और पूर्ण चक्र में जो कोणीय विस्थापन होता है वो 2 पाई होता है। कोणीय विस्थापन की जगह मैंने 2 पाई रख दिया। और लगने वाला समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो समय की जगह मैंने आवर्तकाल रख दिया। तो आवर्तकाल में निकालूंगा तो 2 पाई/ओमेगा आएगा। तो इस प्रकार से आवर्तकाल का फार्मूला हमारे पास आ गया 2 पाई/ओमेगा। इस फार्मूले का हम आगे यूज करेंगे, 2 पाई/ओमेगा वाले फार्मूले का। इसको हम आगे यहाँ यूज आएगा हमारे। तो अब देखिए हम आगे क्या डिस्कस करना है। हमने एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कैसे ज्ञात किया जाता है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना ही पर्याप्त है, लेकिन फिर भी कैसे आएगी वो हम देखेंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू जो वीडियो है वो अपलोड किए जा रहे हैं, और इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। साथियों, आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिराना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है प्रत्यावर्ती धारा का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वहाँ से पहले पिछला वीडियो देख ले, फिर इस वीडियो पर आए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। अब पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान यानी आई एवरेज, इसमें क्या होगा? आई एवरेज क्या होगा? 0 से t समय तक बहने वाली कुल धारा बटे कुल समय। 0 से t समय तक
बहने वाली कुल धारा, यानी एक पूर्ण चक्र में बहने वाली कुल धारा बटे इस पूर्ण चक्र में लगा कुल समय, ये हो जाएगा धारा का औसत मान। तो 0 से t समय के लिए धारा निकालनी है तो हमें समाकलन करना होगा। 0 से t धारा निकालनी है, t समय तक कितनी बही है तो I dt अपॉन कुल समय जो है वो आवर्तकाल है तो t। अब I का फार्मूला हमने पढ़ा था, I जो होता है I नोट साइन ओमेगा टी, 0 से t डॉट डी टी अपॉन आवर्तकाल t, आवर्तकाल t। अब क्या होगा, t के संदर्भ में अपने समाकलन करना है तो t ये रहा, आई नोट जो राशि है अचर राशि, इसको बाहर ले आएंगे तो क्या बनेगा, आई नोट ये t भी बाहर ले आओ, t समाकलन 0 से t साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। अब साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है, पहले साइन थीटा का समाकलन देख लें। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कोस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा क्या, माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी, क्योंकि समाकलन टी के संदर्भ में किया गया है इसलिए टी के गुना में जो राशि है, जैसे मान लो ये होता ना साइन थीटा का तो होता है माइनस कोस थीटा, साइन 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा का होगा माइनस कोस 2 थीटा, और थीटा का जो गुणांक है कितना 2, वो बटे में भी आ जाएगा, वो बटे में भी आ जाएगा, जो गुणांक होगा वो डिवाइड में भी आएगा। क्लियर। तो t, अब t के संदर्भ में करें तो t का गुणांक है ओमेगा, t का गुणांक ओमेगा है तो वो ओमेगा जो है वो बटे में भी आएगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। क्लियर, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t है। अब क्या होगा, जो अचर राशि है उसको फिर बाहर ले जाएं, ओमेगा को फिर बाहर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, आई नोट या आई जीरो डिवाइडेड बाय टी ओमेगा माइनस कोस ओमेगा टी जीरो से टी। क्लियर। अब दोनों लिमिट रख दें इसमें, एक बार यहाँ टी रख दें, एक बार यहाँ जीरो रख दें, तो क्या बनेगा, आई नोट या आई जीरो अपॉन टी ओमेगा एक बार तो यहाँ टी रखें तो क्या बनेगा माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी, और एक बार जीरो रखें तो माइनस कोस जीरो, माइनस कोस ओमेगा टी और माइनस कोस जीरो, क्योंकि बाहर भी माइनस का निशान है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं और निशान भी किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो माइनस कोस ओमेगा टी माइनस कोस, देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा टी और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, तो इसका जो इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कैसे पुट करते हैं, टी माइनस जीरो, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। और जब मैं माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो कोस से पहले भी माइनस का निशान है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस कोस ओमेगा टी प्लस कोस जीरो। अब इसको और ओपन करेगा, अपने वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, आई एवरेज इक्वल टू
आई ज़ीरो या आई नोट डिवाइडेड बाय टी ओमेगा डिवाइडेड बाय टी ओमेगा माइनस कोस ओमेगा टी का मान रखूँ अगर मैं टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी का अगर मान रखूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा टी की वैल्यू होती है, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 पाई बच जाएगा, तो माइनस कोस 2 पाई माइनस कोस 2 पाई और प्लस कोस 0, माइनस कोस 2 पाई प्लस कोस 0। माइनस कोस 2 पाई का मान होता है, कोस 2 पाई का मान होता है 1, तो माइनस कोस 2 पाई है तो -1 हो जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू, अब देखो कोस 0 का मान 1, पाई का मान 1, 2 पाई का मान भी 1, तो ये बन गया आई 0 अपॉन टी ओमेगा माइनस कोस 2 पाई। कोस 2 पाई का मान 1, और क्योंकि माइनस कोस 2 पाई है तो -1, और कोस 0 का मान 1 तो +1, -1 + 1 0 हो गया। तो ये बन गया आई एवरेज इक्वल टू आई 0 अपॉन 2 ओमेगा इंटू 0, और जब इसको 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अतः एक पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार हम प्रूव करते हैं कि एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम धारा को देखें तो यहाँ पूर्ण चक्र में जब औसत मान हम निकालेंगे तो ये वैल्यू धनात्मक है, ये वैल्यू ऋणात्मक है, तो टोटल रिजल्ट जो होगा वो 0 आएगा। वैसे पता लग गया था, पर आपको पूरा यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि कैसे यहाँ 0 आया है, पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 कैसे आया है। क्लास 12th की फिजिक्स में ये टॉपिक दिया हुआ है और आपके वर्ग माध्यम मूलमान का प्रश्न पूछा हुआ है, तो हो सकता है अगला औसत मान भी पूछ ले, तो इसलिए मैंने औसत मान भी आपको क्लियर कर दिया है कि एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। अब बात करेंगे हम वर्ग माध्य मूलमान की, धारा का वर्ग माध्य मूलमान। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग माध्य मूलमान की, IRMS की। वर्ग माध्य मूलमान यानी रूट मीन स्क्वायर, रूट यानी मूल, मीन यानी मध्य, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग माध्य मूलमान। तो इसका सूत्र क्या बनता है, IRMS बराबर 0 से t समय तक बहने वाली धारा का वर्ग, 0 से t समय तक बहने वाली धारा का वर्ग यानी आई स्क्वायर बटे लगने वाला कुल समय यानी आवर्तकाल t। क्लियर। अब मूल ये बन के वर्ग किया, फिर उसका माध्य यानी बटे में आवर्तकाल लगा दिया। अब मूल, मूल यानी वर्गमूल लेना है, तो इस सारे का वर्गमूल लेना है, तो या तो इधर वर्गमूल ले लें, या अगर इधर वर्गमूल नहीं लगा रहे हैं तो इधर आप स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। क्लियर। तो ये IRMS स्क्वायर का फार्मूला आ गया, आई स्क्वायर dt अपॉन टी, 0 से t लिमिट दी हुई है। अब आई की वैल्यू पुट कर दें, तो आई की वैल्यू होती है आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो अब स्क्वायर है तो मैं वैल्यू पुट करूं तो आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन टी, और लिमिट जो है वो 0 से t। अब क्योंकि समाकलन t को देख के किया जा रहा है तो आई नोट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर RMS बराबर आई नोट स्क्वायर अपॉन टी भी बाहर ले आए, समाकलन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले तो आप देखें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। बस थीटा की जगह ओमेगा टी लगाना है, बाकी वैल्यू वही बनेगी। तो क्या बनेगा यहाँ, आई नोट स्क्वायर अपॉन टी 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डॉट डी टी। क्लियर। यहाँ थीटा था, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया बस। अब 2 भी बाहर चला जाएगा तो क्या बनेगा, आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t, समाकलन क्या आएगा 1 डॉट डी टी, 1 डॉट डी टी का समाकलन t, 1 डॉट डी टी का समाकलन t। और उसके बाद बचा क्या,
बचा हमारे पास कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी। कोस जो ओमेगा टी होता है, कोस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। तो कोस 2 ओमेगा टी का जो समाकलन होगा वो बनेगा, माइनस का निशान माइनस ही आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। और समाकलन किया जा रहा है टी के संदर्भ में, तो टी के गुणा में जो राशि है वो डिवाइड में भी जाएगी। तो टी के गुणांक क्या है, 2 ओमेगा है, तो वो डिवाइड में भी जाएगा, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो कोस 2 ओमेगा टी का समाकलन होगा साइन 2 ओमेगा टी, और टी के गुणा में जो राशि है वो डिवाइड में भी जाएगी, 2 ओमेगा डिवाइड में भी आएगा। क्लियर, 2 ओमेगा डिवाइड में भी आएगा। अब लिमिट क्या है, 0 से टी, लिमिट 0 से टी। तो उस लिमिट को अंदर जाने दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, टी -0, t -0 टी हो जाएगा, फिर यहाँ t आएगा, t -0 तो t हो गया, फिर माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। क्लियर, टी लिमिट पुट कर दी, माइनस फिर 0 वाला रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन 2 ओमेगा। एक बार तो अपर लिमिट रख दी टी, एक बार तो अपर लिमिट रख दी टी, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो टी की जगह 0 करूंगा, 0 करूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट के केस में ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए, पहले तो इसके लिए रखा अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, टी -0 टी हो गया। क्लियर, फिर इसके लिए रखा अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। जब लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट वाला केस रखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा बन गया अपने पास। क्लियर, अब आप देखें टी की वैल्यू पुट कर दें। टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन ओमेगा, पढ़ा था आपने, टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अगर मैं टी की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ, टी की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो टी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा अगर हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t टी का टी आ गया माइनस साइन 2 ओमेगा, और टी की वैल्यू पुट कर दी क्या, 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट गया तो ये बन गया 4 पाई, 4 पाई। अब साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई का मान 0, 2 पाई का मान 0, 3 पाई का मान 0, 4 पाई का मान 0। तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। जब साइन 4 पाई की वैल्यू 0 तो ये सारा 0 हो गया, ये सारा 0 होगा तो बचा क्या, ओनली टी बचा। तो क्या बन गया, आई स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, क्योंकि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होगी तो 2t आई स्क्वायर टी अपॉन 2t, टी से टी कट गया तो क्या बना, आई आर एम एस स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस बराबर, ये रूट में जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर का रूट आई नॉट हो गया। तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट 2, यानी आई नॉट बराबर धारा का जो शिखर मान होता है, आई नॉट बराबर रूट 2 आई आर एम एस, वो धारा के वर्ग माध्य मूलमान का रूट 2 गुना होता है। धारा का शिखर मान धारा के वर्ग माध्य मूलमान का रूट 2 गुना होता है। और 1/√2 अगर मैं करूं तो 1/√2 अगर यहाँ लिखता तो ये बनता आई आर एम एस बराबर 1/√2 का मान होता है 0.707 आई नोट। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर विद्युत वाहक बल का शिखर मान ई नोट है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान ई नोट है, तो उसका वर्ग माध्य मूलमान क्या होगा, तो उसका वर्ग माध्य मूलमान ई नोट अपॉन रूट 2 होगा, ई नोट अपॉन रूट 2, क्योंकि उसका शिखर मान बता दिया ई नोट है और ये पूछ लिया।
तो IRMS बराबर क्या होता है, शिखर मान अपॉन √2। तो विद्युत वाहक बल का जो शिखर मान है वो E0 दिया है, अपॉन में √2 आ जाएगा। तो ERMS बराबर E0 अपॉन √2। और अगर वो √2 नहीं देता तो 1 अपॉन √2 हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर 1 है, यहाँ 1 है, 1/√2 सोल्व करते हैं तो 1/√2 का मान 0.707 होता है। तो IRMS बराबर 0.707 I0 बन जाता है। क्लियर। तो I0 बराबर √2, अगर I0 की वैल्यू निकालते हैं, वो कह देता है IRMS वर्ग मध्य मूलमान IRMS है, तो शिखर मान क्या होगा, तो शिखर मान √2 इधर गुना में आ जाएगा, तो IRMS इंटू √2 ये शिखर मान आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार हम धारा का शिखर मान और वर्ग मध्य मूलमान जो है उसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के वीडियो, जिसमें हमने धारा का औसत मान और वर्ग मध्य मूलमान डिस्कस किया। साथियों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।